बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने न्यू नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 के पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि हमारा दूसरा लेक्चर है 9th क्लास यूनिट नंबर 1 का, इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो बकिया एक्सरसाइज 1.1 का बकिया हिस्सा है हम उसे आज के इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और आज एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास के स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। अच्छा, स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक चीज़ देखना होगी कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसका आंसर क्या आता है। तो जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर है वो है 1.4142 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि मेरे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये 1 से एक बड़ा नंबर है जबकि 2 से एक छोटा नंबर था। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर जब मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये नंबर मेरा 1 और 2 के दरमियान में कहीं जाहिर होगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो 0 की राइट साइड पे हमारे पास तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जबकि 0 से लेफ्ट साइड पे तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर है। और हर दो कंजक्टिव नंबर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। सेम लाइक अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा यहाँ भी मेरे पास। ठीक है, तो हर दो कंजक्टिव नंबर्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा आंसर 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जिसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, 1 यूनिट होगी। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इट मीन्स कि मैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर यहाँ क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ मेरे पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नेम दे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट और जिस जगह पे 0 है इस पॉइंट का नाम मैं A रख लेता हूँ। ठीक है, ये जो 1 है इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, B रख लेता हूँ। और ये जो मेरे पास फाइनल पॉइंट है इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख लूँगा, पॉइंट P रख लूँगा। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे अपनी कंपास को ओपन करना है और कंपास को ओपन करके पॉइंट O को सेंटर कंसीडर करते हुए P पर अपनी कंपास रखनी है। ठीक है, O को जब मैं सेंटर कंसीडर करते हुए P पर रख के पॉइंट P जितना अपनी कंपास को ओपन किया और जब हमने आर्क ड्रॉ की तो ये जो आर्क है ये हमारी लाइन को क्या करती है, इस पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर कट करती है ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये पोजीशन हमारे पास क्या कहलाती है, इस पोजीशन को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन जहन में ये आता है कि अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो कैसे हम कहेंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो देखें इस चीज़ को हम थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास देखें जो गिवन फिगर है, इस गिवन फिगर के अंदर एक ट्रायंगल बनी है हमारे पास। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कौन सी है, ये ट्रायंगल AB और P, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखें कि मेरे पास ये वाला 1 यूनिट लेंथ थी, सेम लाइक ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये भी 1 यूनिट का था। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जो 90 की ऑपोजिट साइड है ये मेरे पास क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो गिवन फिगर के अंदर देखें मेरे पास जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास अगर मैं यहाँ लिखूं तो वो मुझे नहीं पता, मैंने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो OA है वो मेरे पास बेस है। ठीक है, तो जो बेस है वो बेसिकली किसके बराबर आती है, वो AB के बराबर आती है और AB मेरे पास क्या है, वो 1 यूनिट है। ठीक है, सेम लाइक मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो मैंने खुद ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर और वो B से P तक का डिस्टेंस था और मुझे वो भी पता है कि वो मेरे पास क्या है,
1 यूनिट है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस मेरे पास ये वो वाली वैल्यू है जिसको मैं यहाँ एज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वो वैल्यू है जितना मैंने अपनी कंपास को ओपन किया। अगर तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनता है, तो इसका मतलब ये जो आर्क है ये बेसिकली 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 के डिस्टेंस पर वाक्य है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें क्या बताता है कि हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है साइड, उसका स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है प्लस जो हमारे पास साइड बेस है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, हमने कहा जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर सेम लाइक मैंने कहा था जो बेस है वो भी हमारे पास क्या होगी, 1 यूनिट होगी। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 और दोनों का सम लेते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा मेरे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। क्या? तो यहाँ से हमारे पास ये वेरीफाई हो गया कि ये जो मेरे पास साइड है हाइपोटेनस, ये बेसिकली किसके बराबर आता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से इसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे नंबर लाइन के ऊपर मिल गई कि अगर मैं अपनी कंपास को स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओपन किया हुआ तो मेरी कंपास हर उस पॉइंट को टच करेगी जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के डिस्टेंस पर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली मेरे पास कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर मौजूद है। इस तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। सेम यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 के आंसर पे भी अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर है ये भी बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। ठीक है, वो है हमारे पास 1.73, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 7320। तो हमारे पास तकरीबन 1 पॉइंट, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये भी 1 के बाद आएगा और जब के हमारे पास ये 2 से पहले हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था सेम लाइक वैसे ही यहाँ मैंने क्या किया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, यहाँ मेरे पास जो हाइपोटेनस है ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब हमें जो काम करना है वो क्या करना होगा, पहले नंबर पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए जो एक्शन की थी वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन पॉइंट पी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट पी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिस परपेंडिकुलर की जो हमारे पास लेंथ है वो बेसिकली क्या होगी, सेम वही होगी जितनी हमारे पास बी पी की है। और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, ये मेरे पास पॉइंट पी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ओ पी पी प्राइम। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 से ऑपोजिट हमारे पास साइड है, ये वाली जो साइड है, इस साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो साइड होगी, इस साइड का नाम हमारे पास क्या होगा, इस साइड का नाम हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास बेस है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को पॉइंट O के ऊपर रखेंगे और अपनी कंपास को पॉइंट P प्राइम जितना ओपन करेंगे। और P प्राइम जितना ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारी आर्क नंबर लाइन पर किस जगह पे इंटरसेक्ट करती है। वो पॉइंट जहां वो क्या करेगी, नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वो वाला पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहलाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, पॉइंट O पर कंपास को रख के आर्क ड्रॉ किया और आर्क ने क्या किया, हमारी नंबर लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास होगा, इस पॉइंट का नाम हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ की मेजर देगा या नहीं देगा, क्या ये जो हमने कंपास ओपन किया है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है या नहीं होती। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बेस थी ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास क्या है, ये 1 यूनिट है, क्योंकि हमने क्या किया था, ये 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। ठीक है, वो 1 यूनिट है मेरे पास। सेम अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस जो है वो मेरे पास वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो मुझे हाइपोटेनस की लेंथ देखनी है, क्या जो मेरा हाइपोटेनस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इट इज इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो जो मेरे पास हाइपोटेनस है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो मेजर है ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये जो O से P प्राइम का डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है ये बेसिकली मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब मैं अपनी कंपास को स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओपन करके आर्क ड्रॉ करूंगा तो वो हर उस पॉइंट को टच करेगी जो O से स्क्वायर रूट ऑफ 3 के डिस्टेंस पर मौजूद होगा। तो ये वाला पॉइंट भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के डिस्टेंस पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम लाइक हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर। तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। अब नंबर लाइन में देखें कि मेरे पास जो नंबर है वो 4 से बड़ा नंबर है, ठीक है, और 5 से छोटा नंबर है। अब करना क्या होगा कि मैंने अपना ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को सबसे पहले देखना। मेरे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 1/3। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ 4 से 5, ये जो सेगमेंट बन रहा है मैंने इस सेगमेंट को डिवाइड करना है। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे 2 टाइम्स कट करना पड़ेगा अपने इस सेगमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक कट लगाया और ये मैंने दूसरा कट लगाया। ठीक है, अब ये जो पहले वाला कट है इसका मतलब 1/3 होगा, ये दूसरे वाला जो कट है इसका मतलब क्या होगा, 2/2 टाइम कट कर दूंगा। ठीक है, 3 पार्ट्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास पहले वाला सेगमेंट ये बन जाएगा, ठीक है, दूसरा सेगमेंट ये बन जाएगा और तीसरा ये। तो मैंने 2 टाइम्स कट लगाया और 2 टाइम्स कट लगाने के बाद मेरे पास क्या आ गए, ये इसके 3 पार्ट्स बन गए। तो इसमें जो पहले वाला ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम है 4 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास -2 1/7। तो इसको मैंने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर। तो ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई। अब मेरा जो नंबर है वो -2 1/7 है, -2 के बाद आएगा, ठीक है, और 3 से पहले। अब सेम यहाँ अगर आप नोट करें तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1/7। तो मैंने क्या करना है, यानी कि 7 पार्ट्स बनाने हैं अपने। ठीक है, तो 7 पार्ट्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो 2 और 3 के दरमियान में सेगमेंट होगा इस पर 6 कट लगाऊंगा। अगर मैं 6 कट लगाऊंगा तो मेरे पास कितने पार्ट्स बन जाएंगे, 7 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कट लगाता हूं, तो ये मेरे पास आ गया 1, ये 2 और ये 3 आ गया। ठीक है, ये 4 5 एंड 6। तो मैंने क्या किया है, 6 कट लगाए और मेरे पास टोटल कितने पार्ट्स बन गए, 7 पार्ट्स बन गए। तो ये जो एक बात यहाँ याद रखनी है कि ये जो मैंने कट्स लगाए हैं, क्योंकि मैं फ्री हैंड ये काम कर रहा हूँ तो इस वजह से इनमें आपको डिस्टेंस कम या ज़्यादा लग रहा होगा। तो आपने क्या करने हैं, ये इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, तमाम के तमाम जो होंगे इनका आपस में फासला बराबर होना चाहिए। तो ये जो पहले वाला कट है, इस पहले वाले कट का मतलब होगा 1/7। ठीक है, तो 1/7 को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 2 के बाद आता है तो मैं इसको लिखूंगा -2 1/7।
7। तो ये मेरा जो नंबर था मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वाली वो पोजीशन है जिस पोजीशन के ऊपर मेरा -2 1/7 रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सेम फिर दोबारा से सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब मेरी नंबर लाइन के अंदर देखें कि मेरा जो नंबर है वो 0 से बड़ा नंबर है लेकिन 1 से छोटा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी नंबर लाइन के ऊपर मैंने अपने जो 0 और 1 के दरमियान में सेगमेंट है, ये जो नंबर लाइन का पार्ट है, इसके मैंने 8 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे 7 कट्स लगाने हैं। अगर मैं 7 कट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेंगे, टोटल 8 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 0 और जो 1 के दरम्यान में डिस्टेंस है, इसको क्या करता हूँ 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 7 कट लगाता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास सबसे पहले 1, यहाँ ये आ गया मेरे पास 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 कट लगाएं। अब देखें मैंने क्या करना होता था, डिनोमिनेटर को देखते हुए कट लगाना होते थे और न्यूमिरेटर को देखकर मैंने अपनी पोजीशन चूज करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास न्यूमिरेटर में यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये पहला 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, मैंने उसको क्या कर दिया, लोकेट कर दिया अपनी नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है 3/4। तो मैंने इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मेरा नंबर देखें 2 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये 2 के बाद आएगा, लेकिन 3 से छोटा नंबर है तो 3 से पहले आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने नंबर के अंदर अपना फ्रैक्शनल पार्ट देखता हूं। तो फ्रैक्शनल पार्ट में देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपना जो 2 के बाद वाला 3 से पहले और 2 के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसके 4 पार्ट्स बनाने हैं। और 4 पार्ट्स बनाने के लिए हमेशा आपने क्या करना होता है, एक कट कम लगाना होता है। मैं 3 कट लगाऊंगा तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये 3 कट्स लगाए हैं और 3 कट्स लगाने से मेरे पास क्या हो गया, इसके 4 पार्ट्स बन गए। ठीक है, अब मैंने किसको लोकेट करना है, तो मैंने देखना है कि मेरे पास न्यूमिरेटर क्या है। तो न्यूमिरेटर के अंदर मेरे पास 3 है, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड पार्ट जो कट होगा उसके ऊपर क्या कर लूंगा, पॉइंट आउट कर दूंगा। तो ये 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो तीसरा कट है, ये तीसरा कट किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 2 3/4 को। ठीक है, तो ये मेरे पास तीसरा कट था। मैंने क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी नंबर लाइन के ऊपर अपने फ्रैक्शनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो तो डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने क्या करना है, कट लगाने हैं। और अगर डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल 4 है तो 3 कट्स आएंगे, अगर 5 है तो 4 कट्स आएंगे। हमेशा एक कट कम लगाना है तो आपके पार्ट्स बन जाएंगे। और न्यूमिरेटर को यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को देखते हुए आपने पोजीशन लोकेट करनी है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, अगर नेगेटिव नंबर है तो तब आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ रिकरिंग डेसिमल्स हैं जिनको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत ही स्टूडेंट आसान क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो भी गिवन नंबर होगा मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये जो नंबर है मेरा, ये नंबर बेसिकली x के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.4 ऊपर बार, और 0.4 बार का मतलब ये होगा कि 0.444 सो ऑन। मेरे पास ये जो 4 डिजिट है ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैं नंबर दे लेता हूँ इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का नंबर 1 है। अब यहाँ एक जो चीज आपने याद रखनी है कि अगर तो आपका अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक ही डिजिट 4 रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10।
तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 10x, और राइट हैंड साइड पे जब मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 सो ऑन, तो मेरे पास जो जवाब है वो आ जाएगा 4.444 और सो ऑन। ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या आ गया 10x आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो मेरे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे लेता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें, इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको अलहदा कर लें, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अलहदा कर लें। यहाँ इंटीग्रल पार्ट मेरे पास ये होगा और ये मेरे पास क्या होगा डेसिमल पार्ट होगा। तो इस अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0.444 और ये पॉइंट के बाद वाला जो है वो सारे का सारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है अगर आपने गौर किया हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप देखते हो ये तो x के बराबर है, तो इट मीन्स यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 4 प्लस x लिखा जा सकता है और इधर मेरे पास क्या है 10x मौजूद है। तो ये जो x इधर प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, वहाँ भी मेरे पास 10 मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ 9 क्या है मेरे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 0.4 और 4 डिजिट रिपीट हो रहा था ये किसके बराबर आता है, ये 4/9 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया जिसमें कहा गया था कि आपने p/q की शक्ल में अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करवाना है। नेक्स्ट मेरे पास इसी का सेकंड पार्ट मौजूद है। सेकंड पार्ट के अंदर फिर मेरे पास क्या है कि इस नंबर को मैंने रैशनल p/q शक्ल में लिखना है। रैशनल नंबर तो ये है लेकिन इसको p/q की शक्ल में लिखना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ 2 डिजिट क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे कि मेरे पास ये जो गिवन नंबर है ये x के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 0.37 और वो रिपीट हो रहे होंगे। तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करते हैं, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास 37 ये 2 डिजिट्स का ग्रुप है जो मेरे पास क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो इक्वेशन 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100x और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 एंड सो ऑन। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मेरे पास डेसिमल है ये डेसिमल क्या करेगा 2 डिजिट मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 डिजिट मूव करके इस जगह पे मेरा डेसिमल चला जाएगा जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 37.3737 और सो ऑन, यही वाला चलता जा रहा है रेपिटेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखें कि मेरे पास ये जो डेसिमल नंबर है मैं इसको क्या करता हूँ ब्रेक करता हूँ। इसमें इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो मेरे पास क्या है 37। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है, प्लस इसमें इसका डेसिमल पॉइंट है तो मेरे पास आ जाएगा 0.3737 और सो ऑन, ये रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट आपने गौर किया होगा कि ये जो प्लस के बाद वाला ये जो मेरे पास पार्ट आता है 0.373737, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कहा था कि ये हमारा x के बराबर है। तो इट मीन्स मैं इसको यहाँ से x लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 37 प्लस x, तो ये किसके बराबर है, ये 100x के बराबर है। और इसी x को मैं क्या करता हूँ अब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया 99x इज इक्वल टू
37। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 37 डिवाइडेड बाय 99। तो इट इज इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ से कहता हूँ कि जो मेरे पास 0.37 ये जो रकमी नंबर था ये बेसिकली किसके बराबर है, ये 37 डिवाइडेड बाय 99 के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, फिर इसको एज अ रैशनल p ओवर q की शक्ल में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाले नंबर पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं कि जो गिवन नंबर है ये x के बराबर है एंड x इज इक्वल टू 0.21 और यहाँ से कहेंगे x इज इक्वल टू 0.212121 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। तो यहाँ भी देखें मेरे पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 1। तो जब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। क्या तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 100x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो ऑन। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो जब ये 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा तो मेरे पास यही जो नंबर होगा ये आ जाएगा 21.2121 सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा 100x। अब मैं इस नंबर को ब्रेक करता हूँ। तो मेरे पास इस नंबर के 2 पार्ट्स हैं। पहले वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड वन मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल पार्ट आ जाएगा। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो मेरे पास अलहदा लिखा जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ 21 और प्लस डेसिमल पॉइंट पे मैं लिखूंगा 0.2121 और इसको रेपिटेशन। ठीक है, तो फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 आपने नोट किया होगा कि ये जो 0.212121 है तो इक्वेशन नंबर 1 बता रही है कि हमारे पास ये किसके बराबर होता है, ये x के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे अब क्या लिखूंगा, x। तो ये अगर 21 प्लस x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 100x। तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये मेरे पास आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 21। तो ये आ गया 99x इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 99। तो इट इज इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कहेंगे कि जो 0.21 और 21 जिसमें हमारे पास क्या था, रिपीट हो रहा था, ये किसके बराबर है, ये 21 डिवाइडेड बाय 99 आ रहा है। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो 3 के टेबल पर सिंप्लीफाई होते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और सेम इसको भी मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 33। तो जो 0.21 है वो बेसिकली 7 डिवाइडेड बाय 33 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इनमें से हमने बताना है कि ये जो नीचे हमारे पास क्वेश्चन है इनके अंदर हमने कौन से वाली प्रॉपर्टीज यूज़ की हुई है। ठीक है, तो हमारे पास चले हम क्या करते हैं 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे। तो जो सबसे पहले वाला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, और एडिशन का ऑपरेशन है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखते हैं तो जो एडिशन है वो सबसे पहले हमारे पास A और 4 पर परफॉर्म होगी और राइट हैंड साइड पे अगर देखते हैं तो हमारे पास जो एडिशन है वो सबसे पहले क्या होगी 4 और B पर परफॉर्म होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स के ऊपर इस तरह का जो ऑपरेशन है उसकी परफॉर्मेंस या उसका अरेंजमेंट हो तो ऐसी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर एडिशन के लिहाज से हो, अगर सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारे पास पहले वाला है इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब 2 नंबर्स हैं तो जब 2 नंबर्स के ऊपर आपका अरेंजमेंट चेंज हो जाए कि आप क्या करें, सेकंड नंबर को फर्स्ट पे लिख लें या फर्स्ट को सेकंड में लिख लें लेकिन दरमियान में एडिशन हो, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन आ गया x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप क्या करें, किसी भी नंबर को उसी नंबर में से माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 0।
जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप किसी भी नंबर में से उसी को माइनस कर दें, ठीक है, आप नंबर में से इट सेल्फ सब्ट्रैक्शन कर दें, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, या इसको हम कहते हैं द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहेंगे या इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि एट अ टाइम दो ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं। अगर आपके पास दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ जो है अगर आप देखते हो तो जो ए है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास ए प्रोडक्ट बी के साथ प्लस ए का प्रोडक्ट सी के साथ। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसके अंदर, बी और सी के साथ। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव हो किस में रही है, ओवर एडिशन पर। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अगर किसी भी नंबर के अंदर हम क्या करें, जीरो को ऐड करें, जीरो को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। के आपने क्या किया, किसी नंबर के अंदर जीरो को ऐड किया है और उस नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट आपके पास आ गया कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो होता है वो किसी भी नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं लेके आता। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे एडिशन जीरो में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा था, 1 को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, और 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है और 0 हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें कि 3 नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अरेंजमेंट का फर्क है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 5 और 8 का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे पहले जो प्रोडक्ट लेंगे वो 4 और 5 का आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, जैसे एडिशन के लिहाज से आया था तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट इसी का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो अरेंजमेंट चेंज हुआ, ए और बी दोनों एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो 2 नंबर्स का जो आपके पास ये रिप्लेसमेंट होती है, अगर एडिशन हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पास है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ क्या है, कुछ इनइक्वालिटीज हैं जिनके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की है। तो हमने क्या बताना है कि इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास यूज हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला नंबर है, हम क्या करते हैं, इस नंबर को गौर करते हैं। तो हमने देखा कि -3 लेस देन -1, तो इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। तो जब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आया, -3, ठीक है, और ये लेस देन है किससे, -1 से। आप गौर करो कि अगर मैं क्या करूँ, दोनों तरफ 3 ऐड कर दूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यही वाला जो नंबर है ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंप्लाइज दैट उसने यही बताया। तो क्या किया मैंने, बेसिकली मैंने ऐड किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ऐड करके ये नई इनइक्वालिटी बना रहा हूं तो ये मेरे पास बेसिकली ये एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ उसने पूछा था कि कौन से वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो मैं यहाँ बताऊंगा कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी का नाम है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए मैंने क्या किया है, जो ए है, ए का रेसिप्रोकल 1 ओवर ए होता है, जो बी है उसका रेसिप्रोकल मेरे पास क्या होगा, 1 ओवर बी होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, कहता है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी।
तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी मेरे पास एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, जैसे पहले वाली प्रॉपर्टी में था कि हमने ऐड किए और ऐड करने के बाद न्यू नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ भी देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ए है, राइट हैंड साइड पे बी है, तो जो लेफ्ट है हमारे पास उसके अंदर भी सी ऐड हो गया और राइट पे भी मेरे पास क्या हो गया, सी ऐड हो गया। तो दोनों तरफ जब सेम नंबर ऐड हो गया तो इसको कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, कहता है इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपने नोट किया हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेरे पास सी नज़र आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी मुझे सी नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन क्या है और कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन विद सी व्हेन सी ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको कहूँगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी व्हेन सी ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी व्हेन सी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह का मेरे पास क्वेश्चन है कि ए सी लेस देन बी सी। तो दोनों तरफ देखें सी से मल्टीप्लिकेशन हो रही है और सी पे कंडीशन ये है कि सी लेस देन 0, देन कहता है ए ग्रेटर देन बी। तो ये भी मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट्स दे रहा है। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि ये भी मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है लेकिन सी पर कंडीशन है कि सी लेस देन हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है इसी का कि वो कहता है कि ईदर ए ग्रेटर देन बी आर ए इज इक्वल टू बी आर ए लेस देन बी। तो हमारे पास कोई से तीन जो रियल नंबर्स होते हैं उनके अंदर तीन तरह का रिलेशन हो सकता है। फर्स्ट वन के जो ए है यानी कि पहला जो नंबर है वो दूसरे वाले से बड़ा हो, पहले वाला और दूसरा दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, पहले वाला जो होगा वो दूसरे वाले से छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो इन तीन रिलेशंस के अलावा जो नंबर्स होते हैं उनमें कोई चौथा रिलेशन नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/3 एंड 1/4। तो हमें क्या करना है कि 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने, ठीक है। अब जो हमारे पास 1/3 और 1/4 है इसके दरमियान में जो नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स, उनकी तादाद जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिट हमारे पास नंबर्स जो हैं वो इनके दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलें सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4. We have to find any two of them. For this, find the average of 1/3 and 1/4. तो हमें क्या करना है कि अगर 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/3 और 1/4 की एवरेज ले लेते हैं तो हमें पहला रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा पहला कि 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। इन दोनों का सम लेके उस सम को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 2 के ऊपर। जब मैं इसके सम को 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसकी एवरेज आ जाएगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एक नंबर आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ तो ब्रैकेट मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 और 3 का एलसीएम लिया तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने इस नंबर को 12 को 3 पर डिवाइड करना है। जब मैं 12 को 3 पर डिवाइड करूंगा आंसर आ जाएगा 4 और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम लाइक प्लस है तो प्लस लिखूंगा, फिर 12 को 4 पर डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर पर डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आया 3। तो मैं न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 1 3 और मेरे इस नंबर को मैंने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 4 + 3 तो ये मेरे पास आ गया 7/12 और ये जो डिवाइड मैं इसको जब मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 7/24,
ठीक है। तो ये जो 7/24 है ये मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर है किस जगह पे, ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि 7/24 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। To find another rational number, we will again find the average of 1/3 and 7/24, or 7/24 and 1/4। तो अगर हमें क्या करना है, एक और रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये जो 7/24 है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर है। एक और दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए अगेन हमें 1/3 और 7/24 के दरमियान में कोई एवरेज, इसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, या हमें क्या करना पड़ेगा, 7/24 और 1/4 की एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो चले हम सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, हम 7/24 और 1/4 की एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन 9। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूँगा 7/24 प्लस 1/4, ठीक है। इन दोनों का सम लिया जाएगा और इस सम को हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर डिवाइड करना है। अब देखिए दोनों का एलसीएम जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 24, और 24 को 24 पर डिवाइड किया 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। सेम लाइक यहाँ सेकंड वाला, फिर 24 को 4 पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6, और 6 1 जार क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ क्या था, 2 मौजूद था। तो दोनों का सम ले लेंगे, 6 प्लस 7, तो ये मेरे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 24, और इस डिवीजन को जब मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो 2 का मेरे पास क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 13 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ मेरे पास 13 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 48 आ गया। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि हैंस मेरे पास पहले वाला जो रैशनल नंबर निकला था वो मेरे पास था 7/24। तो मैं कहूँगा 7/24, एंड सेकंड वाला मेरे पास क्या आ गया, 13/48 आर 2 रैशनल नंबर। तो ये मेरे पास 2 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक है। तो ये वो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं जो 1/3 और 1/4 के दरमियान में आते हैं, और ये हैं अभी दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है कि फिर हमें क्या करने हैं, 2 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। तो सेम हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 एंड वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम। कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या करने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। फॉर दिस वी फाइंड द एवरेज ऑफ 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 और 4 की एवरेज निकालते हैं, तो हमें पहला रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मेरे पास 3 और 4 की एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 3 + 4, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 के ऊपर, और 3 + 4 मेरे पास क्या आ गया यहाँ 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो 7 डिवाइडेड बाय 2 है ये 3 और 4 के दरमियान में मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो हमारे पास जो 7/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 7/2 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है 3 और 4 के दरमियान में। टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो 3 और 4 के दरमियान में एक और नंबर कैलकुलेट करने के लिए वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ 3 एंड 7/2। 3 एंड 7/2 की हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, या 7/2 एंड 4। तो इन दोनों में से किसी एक एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और रैशनल नंबर आ जाएगा किसके दरमियान में, 4 और
3 के दरमियान में, ठीक है। तो चले हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 4 और जो 7/2 है इसके दरमियान में एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके दरमियान में एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गया 7/2 + 4। तो ये दोनों का मैंने सम ले लिया और दोनों का सम लेके इसको क्या कर रहा हूँ, 2 पर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास आ गया 7 प्लस, ठीक है, 2 पर डिवाइड करूंगा तो 7 आ गया। अब यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो 2 होगा वो ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 8। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 7 + 8 / 2। तो 7 + 8 मेरे पास क्या होता है, वो आ गया मेरे पास 15 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 और ये भी मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट होगा तो 2 का इन्वर्स बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ जवाब आ जाएगा 15 / 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 7/2 और 15/4 है ये दो रैशनल नंबर्स हैं, किसके दरम्यान में, 3 और 4 के दरम्यान में। तो यहाँ मैं लिखूंगा हैंस 7/2 and 15/4 are two rational numbers between 3 and 4, ठीक है। तो hence 7/2 and 15/4 are two rational numbers between 3 and 4। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने दो रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के दरमियान में जो हमारे पास रैशनल नंबर्स की तादाद है वो इनफाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम, हमें इनमें से कोई से दो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। फॉर दिस फाइंड द एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके दरमियान में पहला रैशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए इनकी एवरेज कंप्यूट करते हैं। तो एवरेज कंप्यूट करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/5 + 4/5, ठीक है। और इसको मैं दोनों के सम को 2 पर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज बन जाएगी। तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो एलसीएम क्या आएगा, 5। और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स का आपस में क्या आ जाएगा, मेरे पास सम आ जाएगा। तो ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ मैं दोनों का सम ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ गया 4 + 3, दोनों का सम मेरे पास आ गया 7 / 5 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 7 / 5 × 2 10 आ गया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो 5/10 है ये एक रैशनल नंबर्स है बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम कह सकते हैं 7/10 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। To find an other rational number between 3/5 and 4/5, we will again find average of 3/5 and 7/5। तो अगर हमें कोई एक और रैशनल नंबर कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3/5 और 7/10 की एवरेज ले लेंगे या 7/10 और 4/5 की एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो दो एवरेजेस हैं ये बेसिकली हमें एक और रैशनल नंबर दे देंगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा जो सेकंड रैशनल नंबर है वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड रैशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 7/10, ये जो सेकंड वाला मैंने ऑप्शन दिया इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं। तो मेरे पास मैंने इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो ये आ जाएगा 7 / 10 + 4 / 5, ठीक है। और दोनों के सम को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 10। तो यहाँ 7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 10 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। जो 2 आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट करता हूँ तो 8 + 7, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ 15 / 10
मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ भी अगर आप देखें तो कैंसिलेशन हो रही है, तो ये मेरे पास आ गया 5 3 आर 15 एंड 5 2 आर 10। तो ये मेरे पास आ गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब दोनों का प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास जवाब क्या आ गया 3/4। तो मैं कह सकता हूँ हैंस सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया था 3/10 एंड और उसके बाद अभी हमने फाइंड आउट किया 3/4। ठीक है। R2 rational number between 3/5 and 4/5। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।